पुस्तक वार्ता के इस एपिसोड में मैं रतिनाथ योगेश्वर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। आज हम जिस पुस्तक पर चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं उस पुस्तक का शीर्षक है समकालीन मराठी स्त्री कविता, जिसका संपादन किया है डॉक्टर नीलिमा गुंडी ने एवं अंजलि कुलकर्णी ने। सह संपादन व अनुवाद है सुनीता डागा का। इसमें उषा मेहता से लेकर और योजना यादव तक लगभग 29-30 कवित्रियों ने अपनी अपनी कविता की वानगी प्रस्तुत की है। इस पुस्तक में जिन कवयित्रियों की कविताएं संकलित है उनके नाम इस प्रकार है: उषा मेहता, हीरा बनसोडे, प्रभा गणोरकर, रजनी परुळेकर, अश्विनी धोंगडे, अनुपमा उजगरे, आसावरी काकडे, नीलिमा गुंडी, अनुराधा पाटील, नीलम माणगावे, मल्लिका अमरशेख, सिसिलिया कारवालो, अरुणा ढेरे, अंजलि कुलकर्णी, नीरजा, सुजाता महाजन, प्रज्ञा दया पवार, योगिनी राऊळ, कविता महाजन, मीनाक्षी पाटील, पद्मरेखा धनकर, सुनीता झाडे, अनुजा जोशी, सारिका उबाळे, कविता मुरुमकर, कल्पना दुधाळ, सुचिता खल्लाळ, योगिनी सातारकर पांडे और योजना यादव। समकालीन मराठी स्त्री कविता नामक इस महत्वपूर्ण पुस्तक पर आज विमर्श के लिए सुपरिचित आलोचक एवं कवित्री डॉक्टर अलका प्रकाश आप सबसे रूबरू होंगी। इस पुस्तक पर विमर्श का जो आधार रखा गया है वो है पारमिता षडंगी की समीक्षा। अपनी चेतना की भूख मिटाने के लिए मनुष्य साहित्य का सहारा लेता है। संवेदनशील भावना ही समाज में परिवर्तन ला सकती है। समाज में स्त्री की स्थिति को दर्शाने और सामने लाने में मराठी कवियत्रियों ने अपनी कविताओं को माध्यम बनाकर जो आवाज उठाई है वह सराहनीय है। यह कविता हृदय को छूती, सहलाती है और कभी कभी आग लगाकर विद्रोह के बीज भी अंकुरित करती है। भारतीय साहित्य में मराठी स्त्री कविता की धारा 13वीं शताब्दी से भक्ति भाव को लेकर शुरू हुई और क्रमशः नारीवाद को छूती हुई अपनी राह बनाती रही है। नारीवादी कविता अक्षर, भाषा और भाव का सहारा लेकर समाज में प्रचलित कुसंस्कार और रूढ़िवादी धारणाओं को चुनौती देने का प्रयास करती है। भाषा केवल भाव अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, यह एक परंपरा है। एक पीढ़ी के विचारों और भावनाओं को अन्य पीढ़ी तक पहुंचाती है। नारी मनोस्थिति का वर्णन करती हुई एक साहित्यिक कृति है यह। डॉक्टर नीलिमा गुंडी, अंजलि कुलकर्णी और सुनीता डागा के संपादन में प्रकाशित कविता संकलन समकालीन मराठी स्त्री कविता। प्रतिष्ठित कवयित्री श्रीमती सविता सिंह ने यथार्थ में कहा है कि इस संग्रह की 29 स्त्री कवियों की कविताओं से गुजरते हुए लगता रहा कि लगातार हम कोई शहर पार कर रहे हैं, कोई नदी लांघ रहे हैं, कोई आकाश खोल रहे हैं, कोई जंगल पास आ रहा है और स्त्रियां इन सब से निकल इनसे गुजरने के अनुभवों को अपने भीतर किसी कीमती थाती की तरह संभाले नया संसार गढ़ने जा रही है।
इस संग्रह के नामकरण की यथार्थता आधुनिक काव्यधारा को उजागर करते हुए परिपक्व काव्य स्वर को धारण करती है। 70, 80 व 90 के दशक की सामाजिक हवा के प्रभाव से उद्धृत जीवनचर्या में मुक्ति को इन कवित्रियों ने ऐसे प्रयोग किया है जो आज भी तरुण पीढ़ी की मानसिकता को प्रभावित करने में तत्काल सक्षम है। जैसे कुछ पंक्तियों पर गौर फरमाइएगा। कुछ क्षणों का समागम इच्छा या अनिच्छा से व्यभिचार, बलात्कार, जो भी नया जीव सिरजा जा सकता है उसकी कोख में किसी स्त्री को, यहाँ तक कि नाबालिग को भी कर सकता है विवश माँ बनने के लिए। ये पंक्तियां थी अ चाइल्ड गिव्स बर्थ टू मदर की। अगली पंक्तियों पे गौर फरमाइएगा। लोगों, आपकी अदालत में मैं ले आई हूं एक फरियाद, कम से कम क्या आप तो मुझे न्याय दिलाएंगे। फरियाद कविता थी ये। अगली पंक्तियां हैं। आत्महत्या करने वाली स्त्री क्या कहना चाहती थी, अब नहीं बूझ पाएंगे कभी, या फिर कुछ कहना ही नहीं था और यही एक रास्ता नजर आया था नजदीकी, आक्रोश में समाहित व्यर्थता को लांग कर जाने का, यह भी अब रहेगा अनसुलझा ही। आत्महत्या एक खबर कविता की पंक्तियां थी ये। अगली पंक्तियों पर गौर फरमाइएगा। उन्होंने फिर मुझे मार डाला, मैं पानी बन गई, फिर पहाड़ बनी, मिट्टी बनी, बार बार वे मुझे मारते काटते खत्म करते रहे, बार बार मैं जन्म लेती रही, उन्हें मुझे खत्म करने की आदत सी हो गई और पुनः पुनः जन्म लेने की मेरी आदत से मैं मरती गई, पर बाज नहीं आई, बाज नहीं आई। अगली कविता है शपथ। मैं करती हूँ नीचे दस्तखत, लिख कर देती हूँ कि मैं किसी भी यलम्मा, काली, पीर, फकीर, साधु, महंत, पंडे, महाराज, देवी, देवता किसी की भी उपासना करने के लिए नहीं हूँ बाध्य और इसके भले बुरे परिणामों के लिए रहूंगी स्वयं उत्तरदायी। मेरा समकाल कविता की पंक्तियां देखिएगा। एक ही समय के खंड में जन्म लिया, इसलिए समकालीन कहलाते हम, समवयस्क या कुछ छोटे बड़े एक दूजे से। यह कौन सी सदी जी रहे हैं। धरती और आसमान जब टकटकी लगाकर निहार रहे हैं हमें, हम भोग रहे हैं समय को, या समय हमें पूरा का पूरा नंग धड़न, समय हमें पूरा का पूरा नंग धड़न। चेतावनी कविता देखिएगा। क्या क्या जलता जाता है, क्या क्या जलता जाता है, जली हुई सिगरेट के एक ठूंठ के संग, होठों पर बची आखिरी चुंबन की नमी, भीतर बची अल्प सी महक, विरह की तपन, आखिरी चुंबन की नमी, भीतर बची अल्प सी महक, विरह की तपन, या एस्ट्रे में पढ़ने से पूर्व संबंधों की धधक। इन कविताओं को पढ़ते वक्त शब्दों के अर्थ, ध्वनि और स्वर को महसूस करने से जो अनुभूति होती है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि कितनी आधुनिक सोच है इन कवित्रियों की, जिनका चिंतन आज की पीढ़ी को भी सही लगने के साथ साथ राह दिखाने में सक्षम है। इसलिए इस संकलन का नामकरण यथार्थ है। इस संकलन की कविता सरल है, गंभीर है, कवियों की कविता में जीवन यात्रा की शुद्ध कलात्मक अभिव्यक्ति है, या यूं कहें कुछ खामोश मुहूर्त बेचने के परिप्रकाश। जैसे वे सब इन सारे मुहूर्त में जीवन को धोकर, निचोड़कर, सुखाकर फिर से पहने हुए हैं टूटे सपने, आस्था और अविश्वास, विडंबना, प्रतीक्षा, हताशा, प्रेम आदि विभिन्न विषयों का सूक्ष्म समावेश इन कविताओं की काव्यात्मकता की विशेषता है।
कविता का कैनवास लंबा हो या न हो, शब्दों का प्रयोग बहुत सीमित होता है। इसलिए एक कवि के लिए सूक्ष्म बारीकियों को व्यक्त करना कठिन होता है। कवि सहजता से उसे शब्दों के माध्यम से अपनी अनूठी शैली में कैद कर लेता है। स्त्री चेतना की बुलंद आवाज में सारा अकेलापन और पीड़ा निहित है। उसके भीतर नारीत्व को विकसित होने की कामना है, जहां वह तमाम वैभव और पराजय के बावजूद समय गुजारना चाहती है। बड़े होने का यह कटु संघर्ष है। आधुनिक स्त्री का मजबूत आत्म अनुभूत विश्वास है, जिसने काव्य चेतना में एक नया आयाम लाया है। यहाँ कवियों की उपलब्धियों को उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। अपने पास है एक सक्षम गर्भाशय। इस अनुभूति से भरकर कोख पर हाथ घुमाया उसने और कहा खुद से ही, कितनी बड़ी पूंजी है मेरे पास, फिर किस लिए भला मैं समझती हूँ खुद को कंगाल। पूंजीवादी ज्ञान है यह। चार दीवारी में बसर करती, हाँ में हाँ मिलाती, आंचरे के छोर से खेलती, गर्दन नीचे किए जीने वाली मैं आरक्षित महिला प्रभाग से चुन ली गई और नगर सेविका बन गई। सिलबट्टा कविता। अपनी ही चेतना से अनभिज्ञ वह मुकर्रर कर चुकी होती है देहरियां। 33 कोटि देवताओं को अपने पेट में समेटती गाय उसके हिये में दिन रात रंभाती है। रंभाहट कविता थी ये। पर जब देखती हूँ बाहर तब स्मृत उजास में लरज जाती हूँ, समूह में जीने से भयभीत होती हूँ। मेरे मन का वह कविता थी ये। कहानियां कविता देखिएगा। जीने के जंजाल में गुम हो चुकी, कुएं के तलहटी में पड़ी कहानियां नींद के प्रदेश में दुस्वप्न बनकर चक्कर काटती हैं। कवि के लिए कोलाहल की यह दुनिया, यह भौतिक मोह, अपने होने का दिखावा करने वाले मनुष्य, सब कुछ झूठ है। अपने अकेलेपन को अंतरंग बनाकर, सीने में कई जख्म छुपाकर, एक पल की दुआ से मौत का रास्ता बदलने के हौसले की यह स्वीकार रोकती है। इस जीवन का अंतिम क्षण ही नया जन्म का आरंभ है। कवि की अनुभूति में वह स्वयं को संसार की आपाधापी, जीवन की कठोरता से बाहर निकालता है और अवसादग्रस्त हो जाता है। वह तुरंत घोषणा करता है कि हर अंत की एक नई शुरुआत, नए पुराने संस्कारों की चिम्मड़ परतों को उकेरा तो सचमुच अस्तित्व ही छील कर बाहर आ गया। इस संग्रह का काव्य शिल्प केवल अर्थ ही नहीं है। शब्द जब उतने ही अर्थ को छोड़कर नया समझाने की कोशिश करते हैं, तभी सार्थक कविता का जन्म होता है। इस संकलन की सारी कविताओं में दुर्लभ है नारी। जीवन का दुख नारी जन्म के संघर्षों के कारण पीड़ित होता है। कई कविताओं में बहुत सूक्ष्म भाव परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप में वर्णित है। किसी प्रियजन की अनुपस्थिति हो, शोक हो या जीवन के बाध्यकारी नियमों के विरुद्ध प्रतिक्रिया हो, इस संकलन ने हृदय विदारक और दर्द को एक दार्शनिक रास्ता दिखाया है। दार्शनिक काव्य अपनी प्रस्तुति में व्यक्तिवादी चेतना को लोक चेतना में परिवर्तित करता है। मनुष्य जीवन की थकान, निराशा, अवसाद, असंगति, यात्रिक परिवर्तन और स्वयं को अतीत की गतिशीलता से मुक्त करने का प्रयास कर रहा है यह संग्रह। यहाँ कवि जीवन के प्रति निराशावादी नहीं बल्कि अत्यंत आशावादी स्वर हैं। कविताओं में कवियों ने जीवन की असहायता, विसंगतियों से उबरकर नए अंदाज में जीने का प्रयास किया है। यहाँ कवि वह नहीं है जो दर्द का नक्शा बनाकर मूक दृष्टा बन गया है। उसकी काव्यात्मक आवाज एक घायल आत्मा की आवाज है। सारा दर्द एक उग्र महिला आवाज के रूप में मजबूती से स्थापित है। अपनी शैली की सहजता और जटिलता से कवि की बातें पाठक के हृदय में उतर जाती हैं। इन सभी पीड़ाओं के बीच कवियों ने जीवन की शालीनता से जीने की राह बनाई है। कविता में वे लचीली मनोदशा, ठंडी छाया के नीचे रहते हुए परिवर्तन की मांग करती हैं। इस संग्रह को पढ़ते वक्त, महसूस करते वक्त या यूं कहें कि इससे गुजरते वक्त जितनी रूहानी अनुभूति होती है, उसे वर्णन किया नहीं जा सकता।
इस संकलन को रूप देने के लिए मैं संपादक डॉक्टर नीलिमा गुंडी, अंजलि कुलकर्णी और सह संपादिका व अनुवादिका सुनीता डागा जी को खूब खूब बधाई देती हूँ। यह संकलन पाठकों के द्वारा खूब आदृत हो, ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद।